लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी की हो सकती है घोषणा। किसानों, मजदूरों और महिला सशक्तिकरण पर रह सकता है फोकस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी। 8 अप्रैल तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। इस चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। चौदह विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया गया है आरोप। आरबीआई ने रेपो रेट को रखा 6.5% पर अपरिवर्तित। बैंक दर भी 6.75% पर बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का जताया अनुमान। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबरीनाला उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। आज सुबह सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। ऑपरेशन अब भी जारी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल खेले गए रोमांचक मैच में पंजाब ने गुजरात को 1 गेंद शेष रहते दी 3 विकेट से शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्रा और अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के तमाम स्टार प्रचारक दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज हरिद्वार में एक चुनावी जनसभा कर पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। नड्डा के इस चुनावी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ कई वायदे करने की तैयारी कर रही है। घोषणा पत्र के वायदों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी बुधवार को ही घर घर अभियान शुरू कर चुकी है। अपने इस अभियान के अंतर्गत पार्टी ने 8 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और कांग्रेस ने गुजरात की 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मध्य गुजरात में आने वाली वडोदरा सीट से जशपाल पढ़ियार, सुरेंद्रनगर से ऋतुक भाई मकवाड़ा और जूनागढ़ सीट से हीराभाई जोटवा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि जशपाल पढ़ियार पूर्व में वडोदरा और सुरेंद्रनगर से ऋतुक भाई मकवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल फिलहाल हर किसी के मन में। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने के संकेत दे दिए। उन्होंने साफ कहा कि वो अमेठी में काम करना चाहते हैं। वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी सहित किसी भी नेता को चुनौती देने के लिए तैयार है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से
जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआई-एम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। सायरा शाह अभिनेता नसरुद्दीन शाह की भतीजी। उधर तमिलनाडु में चेन्नई मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के डीएमडी के उम्मीदवार बी पार्थसारथी ने रोड शो किया। तो चुनाव के मौसम में तमाम राजनीतिक रंग भी चरम पर हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजनगर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके समर्थन के लिए मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होनी है। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई थी। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण की बात करें तो 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट और बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर की 1 सीट भी इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीट्स इसमें शामिल हैं। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होगा। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर मुंबई में आरबीआई के हवाले से आ रही है। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि दूसरी तिमाही में ये 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद है। CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो जीडीपी का अनुमान है वो 7% रह सकता है। पहली तिमाही में यह 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9%, तीसरी और चौथी तिमाही में 7% रहने की उम्मीद है। The real GDP growth
for the current financial year 2024-25, which started on 1st April. The real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. और मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ रही हैं जो लगातार आरबीआई के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखे हुए हैं। श्यामा, बहुत धन्यवाद। तो आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेगेटिव नजर नहीं आया और ऐसा लगा कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती के संकेत लगातार हैं और उत्साह नए फाइनेंशियल ईयर में जरूर दिखाई दिया आरबीआई के हवाले से। जी देखिए अजय, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो भी गवर्नर शक्तिकांत दास स्टेटमेंट देते हैं उसमें से नेगेटिव बहुत कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो बहुत एक एम्फेसिस देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से एक ब्राइट स्पॉट में है, पॉजिटिव्स में है। साथ ही महात्मा गांधी की कोट जब वो बोलते हैं तो उससे अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कितने कैसे पोजीशन में है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की तो वो अब 12 बजे शुरू होगी और जिस तरीके से पैटर्न होता है, गवर्नर जो अपने स्टेटमेंट में जो उन्होंने 10 बजे अभी अनाउंस किया, लगभग 6 से 7 पॉइंट्स वो बताते हैं कि क्या किस तरीके से अर्थव्यवस्था है या किस तरीके से एमपीसी की मीटिंग रही है। बहरहाल अगर हम देखें तो आप पहले ही बता चुके हैं कि 7वीं बार लगातार यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पर था। 6.5% पे की रेट्स बनी रहेंगी, एक्सपेक्टेड लाइन्स पर था। और साथ ही विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो स्टैंस होता है आरबीआई का, वो भी नहीं बदलता हुआ यहाँ पर नजर आया है, वो भी एक लगभग मोटा मोटी एक्सपेक्टेड लाइन्स पर था। तो यहाँ पर एक जो एक्सपर्ट्स की माने या एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अनइवेंटफुल एक ये पॉलिसी रही कि यहाँ पर कोई बड़ी बात यहाँ पर नजर नहीं आई निकलती हुई। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर बातें हैं, वो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बहुत बार इस पे लगातार थ्रस्ट दिया है मॉनसून पे, कि अगर मॉनसून नॉर्मल मॉनसून होता है तो इन्फ्लेशन जो है, जो काफी बड़ा सरदर्द बना रहा है भारत के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही अभी भी अगर हम देखें तो महंगाई फूड इन्फ्लेशन को हटा के मॉडरेट होती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि सीपीआई इन्फ्लेशन अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ये भी बताती है कि हम देख रहे हैं अगर मॉडरेशन होता हुआ इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो छोड़ दें, निगाहें उसके ऊपर रखना, एक कड़ी निगाहें रखना छोड़ दें। उसके ऊपर अभी भी जरूरत है कि एक स्ट्रिक्ट विजिल उसके ऊपर बना के रखी जाए कि वो कहीं ऊपर ना चला जाए। साथ ही ग्रोथ को मोमेंटम देने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक काफी सारे कदम उठाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जीडीपी नंबर्स आए थे, अब फिलहाल अब प्रोजेक्शन की बात कर ले हम यहाँ पर, तो एस्टिमेट बताया गया है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए 7% पर हम हमारी ग्रोथ होगी, जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% पर होगी। और साथ ही जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसे भी एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर कम करते हुए प्रोजेक्ट के एस्टिमेट में वो बताया गया है कि 4.5% पर सीपीआई इन्फ्लेशन आएगी। श्यामा, जो आपने मान सकते हैं कि कुछ आरबीआई के ब्रैकेट में है। जी, आपने जीडीपी की बात की। अभी तक किसी भी एजेंसी ने इस साल के लिए जो 24-25 है 7% के ग्रोथ का अनुमान नहीं किया। शायद आरबीआई पहली एजेंसी है जो कह रही है कि हम 7% से ग्रो करेंगे। ये क्या दिखाता है और इस ग्रोथ के रास्ते में क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका जिक्र आज आरबीआई गवर्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कर सकते हैं, उनसे पूछा जाएगा, या फिर अभी तक आपको क्या लग रहा है चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखिए, कोविड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में हमने एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। पूरे विश्व की अगर बात कर लें तो विश्व की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी तरीके से एक ट्रैक पर आई हुई है, कैचअप किया हुआ है। तो यहाँ पर रूरल डिमांड की अगर आप बात कर लें तो रूरल डिमांड एक कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। 2 व्हीलर्स की खपत की बात कर लीजिए या अन्य जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ये रूरल डिमांड को दिखाने के लिए कि ये बढ़ रहा है सिग्निफिकेंटली, वो नंबर्स की बात की उन्होंने कि वो बढ़ रहा है। साथ ही अर्बन डिमांड की भी बात की, वो तो अच्छे एक रेंज में चल ही रहा है। तो ये सब बातों को लेके अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वो एक अच्छे ट्रैक पर नजर आ रही है। 7% जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज भी जो हैं वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं हमारे इकोनॉमी में कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक अच्छे ट्रैक से, अच्छे रिकॉर्ड नंबर से बढ़ेगी।
होगी। तो यहाँ पर तो हम नंबर देख ही रहे हैं कि 7% और साथ ही जो उन्होंने क्वार्टर्स बाय क्वार्टर्स डिवाइड किए हैं वो भी काफी अच्छे एक परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चैलेंजेस हम यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से गवर्नर ने बार बार नॉर्मल मॉनसून के ऊपर एक एम्फेसिस ले किया हुआ है, वो बस ट्रैक पर रहे जो हमारी मॉनसून है, क्योंकि हमने पिछले वर्ष देखा था कि मॉनसून अच्छी नहीं रही थी एल नीनो इफेक्ट की वजह से, और ये माना जाता है कि एल नीनो सिर्फ 1 साल के लिए भी हो सकता है या एल नीनो थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर इस बार एल नीनो इफेक्ट खत्म हो जाता है तो मॉनसून जाहिर सी बात है नॉर्मल होगी और वो सोइंग के लिए काफी अच्छी होगी। अब फिलहाल हम देखेंगे कि कटौती होगी, जो रबी की क्रॉप्स हैं उसकी कटौती होगी, तो उसके बाद में भी देखा जाएगा कि ओवरऑल जो ये इन्फ्लेशन है या ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि आज वित्तीय वर्ष का पहला जो बाई मंथली पॉलिसी है वो होने वाला है, लेकिन हम नजर बनाए रखे हुए हैं कि 12 बजे में जो प्रेस वार्ता होगी गवर्नर के साथ में, उसमें क्या क्या बात निकल के आती है, और साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से पिछले समय में हमने देखा था कि पेटीएम का इशू था, एक फिनटेक का इशू था, वो अब कहाँ पहुंचा है, किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था में ये सब चीजों को अंदर कैलकुलेट करते हैं, वो एक बहुत देखने वाली बात होगी। साथ ही एक अहम चीज इन्होंने सीबीडीसीज की भी बात की, क्योंकि गवर्नर हमेशा एक बूस्ट देते रहे हैं सीबीडीसीज को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। तो इस बार उन्होंने बताया है कि जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जैसे हम वॉलेट्स देखते थे, जीपे, पेटीएम या फोन पे, वैसे उस तरीके से सीबीडीसीज को भी अब एक तरीके से उसका बढ़ावा किया जाएगा ताकि फैसिलिटेशन हो जाए, जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनके लिए भी एक ईज हो जाए यूज करने के लिए। तो ये कैसे पैन आउट होता है वो भी आने वाले समय में हमें देखना होगा। जी शाह, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केरल के अटिंगल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक निरंतर पहुंचती रहें, इसके लिए मुरलीधरन को वोट कीजिए, जो आपकी आवाज संसद तक पहुंचाएंगे। Sending Muralidharan ji to Lok Sabha is in your interest, Kerala's interest. Modi ji wants him there. Please make this happen. I rely on you. One, you can all see he is a very people-centric person who goes to the issues of the people, and he will be a great representative to make sure that all the yojanas and abhiyans of Modi ji, whether it is Kisan Samman Nidhi, whether it is Jal Jeevan Mission, whether it is Mudra Loan, that all the benefits reach you. If you ever have any issues, he is the kind of person who will deal with it and make sure that every abhiyan works. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है, जिस पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनीष सिसोदिया पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन वो तो शराब मंत्री बनना चाहते थे। अब मनीष सिसोदिया जी ने एक चिट्ठी लिखी है, वो अपने विधानसभा के लोगों को कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखना, मैं शिक्षा क्रांति लेके आया, मुझे जेल में बंद कर दिया। मनीष सिसोदिया जी, आपको शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन आपको बहुत शौक था शराब मंत्री बनने का। आपको काम दिया था बच्चों को शिक्षा देने का, लेकिन आपने शराब के ठेके खोले। आपको जहां किताब हाथ में पकड़ानी थी, वहां शराब की बोतल आपने हाथ में पकड़ाई। जहां एक के साथ एक किताब फ्री में देते, आपने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी। आपने दिल्ली को लूटा, शराब का कारोबार किया, हजारों बच्चों को नशे की लत लगाई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। इलाके में सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। और ये कुछ देर पहले इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया कि इन्फिल्ट्रेशन बिड ऑन LOC हैज बीन फॉइल्ड बाय अलर्ट ट्रूप्स इन द मॉर्निंग आवर्स टुडे व्हेन टेररिस्ट्स वर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट थ्रू सबुरानाला उरी सेक्टर। वन टेररिस्ट has been eliminated. Operation in progress. Northern Command.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आगामी चुनावों और त्योहारों के मद्देनज़र पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर के फ्लैग मार्च निकाला है और इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। सुरक्षा के इंतजामात, तकनीक का इस्तेमाल, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च। भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। इस प्रणाली की मदद से जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत करना और ज्यादा आसान होगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। ये एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर्स और रडार का नेटवर्क है जो दुश्मनों के विमान, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है। इससे दुश्मनों के हमले के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। आसाम में 21 किलोग्राम का एक नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। आसाम में एटीएफ और कछार पुलिस के संयुक्त अभियान में इसे जब्त किया गया। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कल असम के कछार जिले में 210 करोड़ रुपए मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त किया गया था। सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने की अपील की गई है। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली हिंसा के मामले में कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन कब्जा और यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणमन की अगुवाई में जो पीठ है उसने तृणमूल कांग्रेस से कहा कि अगर शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में अगर 1% भी सच है तो यह बिल्कुल शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल कहता है कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। लोगों की सुरक्षा पूरे जिला प्रशासन और सत्ताधारी दल की 100% नैतिक जिम्मेदारी भी है। अदालत ने शेख शाहजहां का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी फटकार लगाई, जिससे अधिकारियों से लगभग 2 महीने बचने के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या इन दिनों देश दुनिया के राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को लेकर लोगों में कितनी श्रद्धा और आस्था है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस उत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है औसतन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में कैमरे काउंट के हिसाब से इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे भी रामनवमी का जो पर्व आएगा उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ के आएगी। जो हम लोगों को शुरुआती आंकलन है उसके बेसिस पर हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई है और हम लोग का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको सुविधा अधिकतम मिले और साथ साथ सुरक्षा भी हम पूर्ण रूप से मानक के अनुरूप कर सकें। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त रामलला के नवनिर्मित मंदिर को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। राम भक्तों के आगमन और उनकी उत्साह से अयोध्या नगरी में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद से रामलला के दीदार करने अयोध्या पहुंची सपना बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं रायबरेली से अयोध्या आए श्रद्धालु जितेंद्र दुबे अयोध्या में हुए बदलाव को लेकर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट करते हैं।
जानना मंदिर की नींद रही उसी दिन सामने आकर के हम मंदिर आएंगे। मैं तो शुरू से ही लगा था मंदिर से, हमें जब मंदिर हुई स्थापना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने पे आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व के कोने कोने में बसे करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर एक बार रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आगरा के मनोहर लाल रामलला के दर्शन करने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले और निर्माण करने वालों को बधाई देते हैं। वहीं मैनपुरी के अनुज भगवान राम के दर्शन करने के बाद खुद को राम भक्त और हिंदू होने पर गर्व करते हुए बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार को बधाई देते हैं। सबको दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम है, सबसे बढ़िया इंतजाम करा हुआ। जाओ दर्शन करो आराम से, बहुत अच्छा है। अयोध्या राम लला का मंदिर जो बना उसके लिए बधाई योगी सरकार को देना चाहेंगे। एक टूल भी बढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों का जो भी स्थानीय होने का एक मौका मिला। सरयू के किनारे बसा अयोध्या इन दिनों श्रद्धालुओं के आगमन से गुलजार है। हर दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे राम भक्त इस पवित्र नगरी की भव्यता और सुव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। भक्तों के उत्साह के बीच राम जन्मोत्सव पर होने वाले समारोह को लेकर भक्तों में जिस तरह की उत्साह और प्रशासन में चौकसी देखने को मिल रही है वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या आज किस तरह विश्व पटल पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हेडलाइंस पर निगाह डालते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी की हो सकती है घोषणा। किसानों, मजदूरों और महिला सशक्तिकरण पर रह सकता है फोकस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 26 अप्रैल को है मतदान। चौदह विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया गया है आरोप। आरबीआई ने रेपो रेट को रखा 6.5% पर अपरिवर्तित। बैंक दर भी 5.25% पर बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष के लिए रिटेल महंगाई दर में 4.5% का लक्ष्य रखा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबुरा नाला उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। आज सुबह सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। ऑपरेशन अब भी जारी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल खेले गए रोमांचक मैच में पंजाब ने गुजरात को एक ही गेंद शेष रहते 3 विकेट से शिकस्त दी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते महीने यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां विकसित श्रद्धालुओं को देख करके, सुविधाओं को देख करके जो श्रद्धालु हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है।
मार्च के महीने में भक्तों की संख्या ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ विकसित सुविधाओं को देखकर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 साल पहले आई थी तो बहुत टाइट था, तो अभी बहुत खुला है और अच्छे दर्शन हुए हैं, पर रश बहुत ज़्यादा है, तो पर दर्शन करने में मज़ा आ गया। मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत साफ सुथरा मंदिर हो गया, कहीं गंदगी नहीं है। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम को देखते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट गंगा के ललिता घाट से शंकराचार्य चौक तक जर्मन हैंगर लगवा रहा है और कूलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जगह जगह यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहां आने वाले भक्त अब सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। मैं काशी विश्वनाथ में आज तीसरी बारी आया हूँ। पहले से भी और सुंदर होता जा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं जो कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो इतनी हिम्मत और साहस से हम लोगों को दर्शन कराते हैं। हमारी महान सनातन संस्कृति का संरक्षण करते हुए देश भर में लगातार धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब न सिर्फ काशी बल्कि देश के दूसरे तमाम धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई देगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर, डीडी न्यूज, वाराणसी। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। आज का दिन भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को भी बयां करता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हो चुका है। जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ ये मैनिफेस्टो आज रिलीज किया जाना था। आज तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो तमाम नेता हैं इस अवसर पर मौजूद। न्याय पत्र कहा जा रहा है इस घोषणा पत्र को। न्याय शब्द आपको याद होगा कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी केंद्र में था और इस बार भी कांग्रेस ने न्याय को ही केंद्र में रखा है। चिदंबरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और पिछले महीने तो यहाँ पर रिकॉर्ड ही टूट गया है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको देख करके जो श्रद्धालु हैं काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको फिर से और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की याद में ये दिवस मनाया गया और विकास की यात्रा में भी क्या कुछ योगदान है इस पूरी समुद्री यात्रा का, आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। यह दिवस भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को बयां करता है। ये लास्ट लगभग 1 वीक से सेलिब्रेशन चल रहा है। आपको मैं बता दूं, BT पे एक हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और उसका पर्पज़ ये है कि जो है इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो इसमें सब उसके बारे में जाने, मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सी फेयर वी हैव रफली 20% ऑफ एम्प्लॉय शेयर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। एंड हमारा लक्ष्य है कि ये 20% तक 2030 तक 20% तक हमें लेके जाना है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे सैलरी अच्छी है, घूमने के लिए बहुत सारे कंट्री आपको मिलते हैं। हाल के वर्षों में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।
सागरमाला और अमृतकाल विजन 2047 जैसी पहलों का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करना और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। बहुत सारे प्लान भारत सरकार की तरफ से बन चुके हैं। अमृतकाल विजन 2047 एक बहुत अच्छी तरह रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसमें अलग अलग स्टेप के बाद ये ऑलरेडी माइलस्टोन सेट हो चुके हैं कि किस साल तक क्या क्या काम कंप्लीट होने हैं। जस्ट संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं, आज की डेट में इंडियन शिपिंग टनेज का हमारी पोजीशन 22वीं है। 2047 तक ये हमारा टॉप 5 पोजीशंस में हमारा लक्ष्य है। सिमिलरली शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, पोर्ट सेक्टर, इनमें सब में हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। स्पेशल थ्रस्ट हमारा पैसेंजर्स क्रूज टर्मिनल्स पे, क्रूज शिपिंग पे है, इंक्लूडिंग जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसमें भी भारत सरकार की बहुत अच्छी सी प्लान तैयार हो चुकी हैं और उस पर काम चल रहा है। नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देकर और सहयोग को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। डीडी न्यूज के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। जिन आंखों ने कभी इस दुनिया को देखा नहीं, उनकी आंखें बनकर उन्हें दुनिया में, इस समाज में इज्जत से जीना सिखाकर उनके सपने पूरे करने में मदद कर रहा है अहमदाबाद के युवाओं का एक ग्रुप, जो लाखों नेत्रहीन लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कौन कहता है कि इन लोगों की जिंदगी में रंग नहीं है? यहाँ रंग है मेहनत का, रंग है स्पर्श का और रंग है ईमानदारी का। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग देख नहीं सकते, उन्होंने ये परीक्षा पास कर इस पद को ग्रहण किया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? इसके पीछे है अहमदाबाद के सैकड़ों लोगों की निस्वार्थ सेवा। ये है अहमदाबाद का वन विजन ग्रुप और एक प्रयास मानवता की ओर ग्रुप, जो गुजरात के दिव्यांग लोगों के राइटर बन उनकी हर परीक्षा में मदद करते हैं। ये है अल्पेश भाई, जिन्होंने 19 साल की उम्र से दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने की सोच के साथ अपनी सेवा देना शुरू किया। अपने काम के साथ साथ दिन रात की परवाह किए बिना किसी फीस के ये जो देख नहीं सकते उन बच्चों को शिक्षित करने लगे। उनकी लगन को देखकर और भी लोग उनके साथ जुड़े और ऐसे कई ग्रुप तैयार हो गए जो दिव्यांग बच्चों के लिए लिखने का काम करने लगे। खुद अल्पेश भाई ने 700 से अधिक पेपर में राइटर होने का एक रिकॉर्ड बनाया है। Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what you will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March,
given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third और वापस हमारी जो खबर है जो उस पर वापस आपको लिए चलते हैं। अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिस पर पी चिदम्बरम साहब बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि क्या कुछ बड़ी बातें वो अब जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जिन आंखों ने कभी इन दुनिया को नहीं देखा, उनकी आंखें बंद करके दुनिया में, समाज में इज्जत से जीना सिखाते हैं, उनके सपने पूरा करते हैं। और अहमदाबाद में एक ग्रुप है जो लाखों नेत्रहीनों की जिंदगी को रोशन करने का काम कर रहा है। आइए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कौन कहता है कि इन लोगों की जिंदगी में रंग नहीं है? यहाँ रंग है मेहनत का, रंग है स्पर्श का और रंग है ईमानदारी का। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग देख नहीं सकते, उन्होंने ये परीक्षा पास कर इस पद को ग्रहण किया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? इसके पीछे है अहमदाबाद के सैकड़ों लोगों की निस्वार्थ सेवा। ये है अहमदाबाद का वन विजन ग्रुप और एक प्रयास मानवता की ओर ग्रुप, जो गुजरात के दिव्यांग लोगों के राइटर बन उनकी हर परीक्षा में मदद करते हैं। ये है अल्पेश भाई, जिन्होंने 19 साल की उम्र से दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने की सोच के साथ अपनी सेवा देना शुरू किया। अपने काम के साथ साथ दिन रात की परवाह किए बिना किसी फीस के ये जो देख नहीं सकते उन बच्चों को शिक्षित करने लगे। उनकी लगन को देखकर और भी लोग उनके साथ जुड़े और ऐसे कई ग्रुप तैयार हो गए जो दिव्यांग बच्चों के लिए लिखने का काम करने लगे। खुद अल्पेश भाई ने 700 से अधिक पेपर में राइटर होने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो काफी सराहनीय है। भगवान ने हमें आँख दी है, किसी की आंखें बनकर उसकी सहायता करने की फीलिंग ही अलग होती है। अब वह हमारे बच्चे जैसे ही हो गए हैं, चाहे वह उम्र में बड़े हों या छोटे। जब उनके एग्जाम शुरू होते हैं तो घर का माहौल खुद के बच्चे के एग्जाम जैसा ही हो जाता है। कहीं न कहीं भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें। ये है ताहिर खान, जो भले ही इस दुनिया को देख नहीं सकते, पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी पाकर आज इस पद पर पहुंचने में इन युवाओं की निस्वार्थ सेवा अनुकरणीय है। रेलवे के एग्जाम में मुझे राइटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने अल्पेश सर को बताया और कहा कि मुझे राजकोट में एग्जाम लिखने के लिए लेखक की ज़रूरत है और कोई आ पाए ऐसा नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझे बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। उस समय मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तब अल्पेश सर ने खुद के खर्चे से मेरा एग्ज़ाम दिलवाया। 1,54,00,000 नेत्रहीन छात्रों ने यह परीक्षा दी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जब से ब्लाइंड स्टूडेंट यहाँ आने लगे, उन्हें पता चलने लगा कि वन विजन नाम का एक ग्रुप है जो ब्लाइंड लोगों के लिए लेखक के रूप में सहायता करता है। तो वह हमें कॉल करने लगे और कुछ कॉलेज के प्रोफेसर को भी पता था कि हम ब्लाइंड बच्चों की ऐसे मदद करते हैं, तो उन्होंने भी उनसे संपर्क करने में हमारी भी मदद की। अभी वन विजन ग्रुप में हमारे पास 900 लोग हैं और हर दिन अहमदाबाद में ब्लाइंड बच्चों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हमें लेखक की खूब ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन अलग अलग एग्ज़ाम चलता रहता है, जैसे स्कूल एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉलेज के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम।
कहते हैं कि जिसे मंजिल पानी है उसकी राह में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, प्रकृति उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मददगार भेज ही देती है। जो लोग देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की मदद के लिए बने युवाओं के ये ग्रुप समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 6 तारीख को शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह कर रही है, जबकि बीजेपी ने इसका विरोध किया था। इस वक्त ऋषि कुमार हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या पूरी खबर है और अब ये नोटिस जारी कर दिया गया, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं इस मायने में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकता है जिसके के साक्ष्य उसके पास ना हो। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के एक उनके करीबी मित्र के माध्यम से ऑफर दिया गया था, और इस मामले में बीजेपी की शिकायत के आधार पर कि उन्होंने उनकी बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है, इस मायने में चुनाव आयोग ने आतिशी को नोटिस जारी किया है और 6 तारीख तक शाम 5 बजे तक इस पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसमें साफ इंगित किया है आयोग ने कि अपने पक्ष को रखते हुए वो बताएं कि उन्होंने किस आधार पर ऐसा कहा, और इसके बाद आयोग इस जवाब से कितना संतुष्ट होता है और क्या उसके बाद की पृष्ठभूमि बनती है, जी। उसके बाद आयोग ये तय करेगा कि इस मसले पर क्या आगे कार्रवाई की जाती है। हो। जी। बहुत धन्यवाद ऋषि। और मानहानि का भी जो दावा किया गया, और इस वक्त आप देखिए फिर से हम चलते हैं चुनावी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का जारी किया गया था। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है, और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे, और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएस की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए ये न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में
सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC/ST। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना वक्तव्य दे रहे थे। आगे चलते हैं। गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले में अमेरिका ने अब चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने गाजा में स्थिति पर चर्चा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने जोर दिया कि मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हमले अस्वीकार्य हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल और गजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए हैं। PRCS की प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वे हर विकट परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार रहते। हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों में 37 लोग मारे गए हैं, वहीं 30 लोग घायल हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि यमन में करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। फरवरी महीने से लगातार अमेरिकी और ब्रिटिश की ओर से हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हूती विद्रोहियों के जवाबी हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। लाल सागर की ओर से यात्रा करने वाले कई जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास लंबी यात्राएं करनी पड़ रही हैं। उधर स्पेनिश तटरक्षक सेवा की टीम ने कल कैनरी द्वीप के पास समुद्र में एक नाव में सवार 73 प्रवासियों को बचा लिया। कोस्ट गार्ड टीम की तरफ से जारी एक फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब कोस्ट गार्ड टीम का जहाज नाव को ग्रैंड कैनेरिया द्वीप से आर्गोइनगुइन बंदरगाह तक पहुंचा रहा था, उस समय कोस्ट गार्ड टीम ने घायल प्रवासियों और एक बच्चे की किस तरीके से मदद की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से चेन्नई को 2 जीत मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक एक ही मैच जीत पाई है। आज होने वाले मैच में चेन्नई की टीम तीसरी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। IPL में गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। मौजूदा सीजन में पंजाब की यह दूसरी जीत है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन शशांक और आशुतोष शर्मा ने टीम की मैच में वापसी करा दी। इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से पंजाब ने एक गेंद शेष रहते 7 विकेट पर 200 रन बना लिए और जीत दर्ज कर ली। पंजाब ने इस जीत के साथ ही इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी चेस किया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।